कक्षा 10वीं के समस्त विद्यार्थियों को मेरा बारंबार नमस्कार। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 10वीं सहायक वचन जो होता है हिंदी विशिष्ट का, उसके पाठों को मैं वाचित करूँगा, वाचन करने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखिएगा और परीक्षा में इसका लाभ लीजिएगा, प्रॉफिट लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा। लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे। चलिए देखते हैं। पिछले दिनों अमरकंटक की यात्रा करने का अवसर अनायास सुलभ हुआ। मन में अमरकंटक की एक छवि थी, पढ़े सुने के आधार पर निर्मित एक बाकी सी छवि। जब मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था तब अमरकंटक पर उसमें एक पाठ पढ़ाया जाता था, एक चित्र भी तब उस पाठ के साथ पुस्तक में छपा था। ऊंचे पहाड़ से गिरती जलधारा का, वो जो चित्र था वो ऊंचे पहाड़ से गिरती जलधारा का, चित्र के नीचे शीर्षक था कपिल धारा। पाठ तो याद नहीं रहा। समय के प्रवाह में शब्दों के भीतर फैला अमरकंटक का ज्योग्राफिया फेड अप होता गया। ज्योग्राफिया माने भूगोल। केवल चेतना में यह चित्र टंगा रहा और जब भी कोई अमरकंटक की चर्चा करता तब कपिल धारा का वह चित्र मेरे भीतर से नमूदार हो उठता था। स्मृति में अमरकंटक इतना ही भर था। बाद में एक यात्रा विवरण पढ़ने को मिला। हिंदी के प्रसिद्ध कवि अज्ञेय अमरकंटक की यात्रा पर आए थे। अमरकंटक की यात्रा पर आए थे। हिंदी के प्रसिद्ध कवि अज्ञेय अमरकंटक की यात्रा पर आए थे। अपनी यात्रा को केंद्र बनाकर यात्रा विवरण लिखा। वह अमरकंटक की प्राकृतिक और भूभौतिकी के साथ भावुक मन की प्रतिक्रियाओं के रूप में था। इस यात्रा विवरण ने मेरे भीतर अमरकंटक को देखने की तीव्र उत्सुकता जगाई। फिर एक निबंध डॉक्टर विद्या निवास मिश्र का अमरकंटक की सालती स्मृति पढ़ा। इस निबंध ने अमरकंटक मेरे मन में स्मृति वितान में और विस्तारित किया। इस निबंध में अमरकंटक मेरे स्मृति वितान में और अधिक विस्तारित किया। प्राकृत और संस्कृत साहित्य में तो अमरकंटक का स्मरण करते हुए इसे आम्रकूट का संबोधन दिया जाता है। बाद में वही आम्रकूट अमरकंटक बन गया। लोक भाषा में उतरकर अमर बना और कूट कंटक बना। अच्छा ही हुआ। एक नई अर्थ छवि आम्रकूट को मिली। अन्यथा ना तो अब आम के छतनार वन हैं और न बांस के वे भिरे जिनका वर्णन कालिदास के मेघदूत में है। पुराण और लोक में स्मृति जीवी अमरकंटक आज सचमुच एक अनियारे कांटे की तरह ही है। नर्मदा के इस उद्गम स्थल के साथ ना जाने कितनी कितनी मीठी भेदक चरफर स्मृतियाँ आज भी कुछ इस नुकीले शिखरी में कल नभ की आभा में दिपदिपाती है। आगे इन स्मृतियों में डूबकर ही मैंने कटनी और बिलासपुर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के पेंड्रा रोड स्टेशन पर भोर में अपनी आँख खोली। पेंड्रा रोड से लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा बस मार्ग से करना थी। रात्रि के अंतिम प्रहर का सुरमाई उजास में बदलता हुआ अंधेरा हमारे आसपास था। हमारी जीप पहाड़ों की ऊंचाई नाप रही थी। दोनों ओर से सघन वृक्षों से सरसराती हवा हमें छू रही थी। जाती ठंड के दिन थे किंतु शरीर में फुरफुरी जाग रही थी। शरीर में मिलती माने उल्टी है ना, वॉमिटिंग। तो मैंने सोचा रात्रि जागरण का दुष्परिणाम हो सकता है। अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता तो नर्मदा ही है। नर्मदा जिस ऊंचाई से अपना आकार ग्रहण करती है वह कोई निर्धारित ऊंचाई नहीं है। बहुत शांत और एकांत विस्तार से नर्मदा जन्म लेती है।
पुराण कहते हैं कि नर्मदा का जन्म शंकर के श्रम सीकरों से हुआ है। यह जो मेकल की पहाड़ी है, इसकी दक्षिण दिशा में प्रसारकामी है सतपुड़ा और इसकी उत्तरी सीमा में फैला हुआ है विंध्य। प्रकृति का जो विहंगम दृश्य यहाँ निर्मित होता है वह समाधिस्थ महादेव शंकर की कल्पना के रूप में ही प्रकट होता है। जैसे समाधि लीन शंकर की एक भुजा सतपुड़ा हो और एक भुजा विंध्य हो। मेकल का उन्नत शीर्ष ही शंकर का पवित्र मस्तक हो। इसी मस्तक पर नर्मदा के जन्म स्थानीय जल कण जैसे शंकर के मस्तक पर उभरी पसीने की बूंदें हों। महादेव शंकर आर्य और अनार्य दोनों के परमाराध्य हैं। इस प्राकृतिक विन्यास में शंकर का यही स्वरूप व्यक्त है। आदि पुरुष के श्रम सीकरों से आगे कुछ छपा नहीं है। श्रम सीकरों से आगे देखिए है गोंडवाना की इस आदि भूमि पर करोड़ों वर्ष पूर्व नर्मदा का अस्तित्व था, इसलिए सनातन नदी है और जिस स्थान से वह निस्सृत होती है वह सनातन तीर्थ है। आम्रकूट के इस नर्मदा उद्गम बिंदु से ही मानव संस्कृतियों की यात्रा आरंभ होती है। नर्मदा भारत की लोक संस्कृति की स्मृति रेखा है। विंध्याचल का यह भूभाग जिसकी चट्टानी छाती पर से नर्मदा बहती है विश्व की आदि संस्कृति को अपने गर्भ में छिपाए हुए है। नर्मदा के आसपास प्राप्त उत्खनन से यह सत्य उद्घाटित हुआ है कि नर्मदा की घाटी की संस्कृति संरचना का इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। जब हिमालय ने जन्म नहीं लिया था तब सतपुड़ा और विंध्य की संधि स्थली इस मेकल सेल माला से जैसे नर्मदा नदी ही प्रस्रवित नहीं हुई थी, बल्कि एक विराट जीवन धारा ही यहाँ से गतिशील हुई थी। अमरकंटक में नर्मदा को जन्म देने वाला शिव का रूपक कितना अर्थवान है, यह हमारी जातीय स्मृतियों की सृजनात्मक प्रसंगोदगर्भी उद्भावना भी है। आदिदेव शंकर के श्रम सीकरों से जन्म लेने वाली नर्मदा मानवीय जीवन के वृत्तांत की वह रचना है जिसमें श्रमजन्य आनंद का आलोड़न बिलोड़न है, जो विंध्य और सतपुड़ा की जातियों के श्रांत काले शरीर के पसीने की धार की तरह काली काली चट्टानों को तोड़ती फोड़ती प्रवाहशीला है माने बहने वाली नदी है। शंकर तो कर्पूर गौर तब हुए जब वे हिमालय के कैलाश शिखर पर आरूढ़ हुए। शंकर की जटाओं में गंगावतरण का दिव्य रूप भी शिवपुरुष की इसी छवि से संबंधित है, किंतु नर्मदा को जन्म देने वाले शंकर गोंड, कोरकू और अन्य दक्षिणवर्ती जातियों के आराध्य हैं। उनके रंग रूप के अनुरूप ही काले पत्थर की पिंडी में आकृतिवान होने वाले पहाड़ों, कहाइयों, खेतों, खलिहानों में उनके चलने वाले ओगरदानी शिव लोकचित्त के अनुरूप देवता हैं। यही वजह है कि लोक देवता के शरीर से निःसृत नर्मदा सदैव लोक नदी की तरह ही स्मरण की जाती है। लोक नदी की तरह ही स्मरण की जाती है। नर्मदा के उत्स के पास ही हम लोग खड़े थे। एक छोटी सी मंदिराकृति एक कुंड के बीचों बीच थी। एक विशाल चौगान में तीर्थयात्री आवाजाही कर रहे थे। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से लेकर दूर दक्षिण तक के तीर्थयात्री उस भीड़ में अपनी वेशभूषा से इस मध्य प्रदेश में भारत की रंग बिरंगी छवि को प्रस्तुत कर रहे थे। नर्मदा के स्रोत कुंड वाला अपना स्थान बदलता रहा है। यह प्रश्न हमारे मन में इसलिए कौंधा कि इस कुंड के ऊपर भी एक कुंड स्मृति स्थित है। वहीं एक प्राचीन शिव मंदिर भी है। नर्मदा के उत्स कुंड से थोड़ा सा ऊपर चलने पर माई की बगिया है। माई की बगिया पहाड़ी ढलान पर है। जैसे
पहाड़ को काटकर एक बगीची बनाई गई है। एक बगीची बनाई गई है। एक जलधार भी यहाँ से प्रवाहित है। कुछ मंदिर भी यहाँ हैं। अब बगीची का बहुत सुव्यवस्थित रूप यहाँ नहीं है, किंतु नाम के आधार पर यह प्रकट है कि यहाँ बगीची रही होगी। अभी यहाँ गुलाब कावली के फूल खिले हुए थे। हमारी जिज्ञासाएं ही हमें स्थानों से प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य करती हैं। हमने वहां बैठे कुछ संतों से पूछा कि यह नाम माई की बगिया किस तरह ऐसा ऐतिहासिक तथ्य की ओर संकेत करता है। वे पहले तो कुछ असमंजस में दिखे, किंतु उन्होंने एक रूपक को याद करते हुए हमें बताया कि माई तो यहाँ नर्मदा ही है। हमने कहा केवल अमरकंटक में ही नहीं, नर्मदा तो पूरे देश में माई ही है। बोले हाँ, माई नर्मदा बचपन में यहाँ अपनी सहेलियों के साथ खेलने आती थीं। जब वे नाराज होकर पश्चिम की ओर गतिशील हुई तब उनकी सहेलियां उनके वियोग में गुलाब कावली बन गई। जो गुलाब कावली के फूल देख रहे हो, ये सब उनकी सहेलियां ही थीं। हम अचरज से भरे इस कथनक को सुन रहे थे और नदियों के फूल बन जाने की इस लोक कथा का सत्य तलाशने में जुट गए थे। लगता है यहाँ कुछ और जलधाराएं रही होंगी। नर्मदा तब इन जलधाराओं के साथ ही विचरणशील हुई होंगी। बाद में भूभौतिकी ने कुछ करवट ली होगी और नर्मदा की प्रवाह दिशा बदल गई होगी। उनकी सहचरी जलधाराएं कराल काल का ताप सहते सहते सूख गई होंगी। उनकी सूखती स्मृतियों को लोकमानस ने तब फूलों में तब्दील कर दिया होगा। लेकिन गुलाब कावली के फूल तो भारतीय परिवेश में अति प्राचीन नहीं है। हो सकता है ये फूल किन्हीं और फूलों को विस्थापित करते हुए यहाँ जम गए हों। जब भी हो यह स्थान मनोरम है और कल्पना के घोड़े को पंख लगाकर अतीत के आकाश में उड़ने को बाध्य कर देता है। आंखें जुड़ाती माई की बगिया का सौंदर्य आंसू बनकर शीशियों में उतर आया था। जब मैं यात्रा पर चला था तब मेरे गांव के लोगों ने मुझसे कहा था कि माई की बगिया में आंखों की दवा मिलती है, लेते आना। सचमुच वहाँ के गुलाब कावली के फूलों से उतारी गई दवा वहाँ बिक रही थी। खंडवा के डॉक्टर श्री राम परिहार का फ़ोन आया है कि माई की बगिया की दवा ने आँख को बहुत सुकून दिया है। अमरकंटक आँखों को ठंडा करता है। गुलाब कावली के सत से तो हिमालय आँख को ठंडा करता है। अपने ममीरे के माध्यम से यहाँ पहाड़ों का आँख से रिश्ता है। माई की बगिया एकदम लोक आधारित कथानक है जिसमें नर्मदा का मानवीय रूप प्रकट होता है। लोक कथाएं इतिहास के वे अमृत कुंड है जहाँ से इतिहास की धाराएं अपने अनेक रूपों में फूटती हैं। नर्मदा के जन्म क्षेत्र अमरकंटक में भी लोक कथाओं का विचित्र किंतु सहज विश्वासी रूप सामने आया है। नर्मदा पश्चिम प्रवाहिनी हुई होगी भूभौतिकी परिवर्तनों के कारण, किंतु लोगों ने इसे अपनी स्मृति में एक कथा का रूप ही दे दिया। लोक में प्रचलित सोन और नर्मदा की पुण्य कथा लोक की मिथकीय सृष्टि है। यह कथा लीला भी अमरकंटक के इसी भूभाग पर जन्म लेती है। महाभारत में सोन और ज्योतिरथ्य के संगमन की चर्चा है। जो सोणस्य ज्योतिरथ्ययाः संगमे नियतः शुचि यानी तपर्यित्वा पितृहन् देवान् निघ्नस्थोम फलम लभेत यानी सोण और ज्योतिरथ्य नदी के संगम पर जो तर्पण करते हैं वे अपने पितरों और देवताओं को प्रसन्न करते हैं और अग्निष्ठोम यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। सोण और ज्योतिरथ्य क्रम से सोन और जोहिला हैं। सोन अपने उद्गम के साथ ही सैकड़ों फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती है, जबकि नर्मदा अपने उत्कुंड से निकलकर एकदम शांत और सूक्ष्म रूप में बहती है। अपने उद्गम कुंड से 4-5 किलोमीटर की दूरी तक नर्मदा की क्षीण धारा का मंथर स्वभाव
उसके असल स्वरूप को प्रकट नहीं कर पाता। जब वह कपिल धारा के रूप में पहाड़ पर खड़ी ऊंचाई से कूदती है तब नर्मदा की शक्ति आस्फालन लगातार टूटते स्फटिक जैसे सफ़ेदी में प्रकट होती है। ऊंचाइयों को झुकाता, उन्हें तोड़ता मरोड़ता, उन्हें घिसता पिसता ही नर्मदा का चरफर स्वभाव और व्यक्तित्व उसे एक कुंवारी नदी की पहचान देता है। इसे कपिल धारा इसलिए कहा जाता है कि कभी इस स्थल पर कपिल मुनि ने तपस्या की थी। अमरकंटक तपस्या स्थली है। ना जाने कितने तपस्वी इस स्थल पर तपस्या करके अपनी ऊर्ध्व गति को प्राप्त हुए होंगे, किंतु मेरा मन तो अतीत और वर्तमान की धूप छाँव में अमरकंटक को अनुभव कर रहा था। वह यह मानते हुए भी कि यहाँ कपिल मुनि तपस्यारत रहे होंगे, एक नए भौगोलिक रूपक का विन्यास करने लगता है। कपिल धारा का नामकरण मुझे बार बार कपिला गो से जोड़ रहा था और मुझे लग रहा था जैसे यह नामकरण कपिला की शुभ्रता की समता पर ही किया गया है। नर्मदा का यह जल प्रपात अपनी आकृति, अपने रंग में एकदम गाय जैसा दिखता है। इसी प्रपात के नीचे एक छोटा प्रपात है, यही कोई आधा किलोमीटर की नीचाई पर। इसे दूध धारा नाम दिया गया है। इन नामकरणों के पीछे गाय का ही रूपक है। कपिल धारा के रूप में जब नर्मदा नीचे छलांग लगाती है तब अतल में पड़ी खड़ी विशाल चट्टानों की छाती दमच जाती है। करोड़ों वर्षों से नर्मदा इस गिरी गह्वर में अपनी बूंदों से हजारों इंद्रधनुष रच रही है। गिरी गह्वर माने पहाड़ी गुफा को कहते हैं गिरी गह्वर। कपिल धारा के एकदम नीचे पहुंचना आसान नहीं है। कूद फांद करके ही उस तक पहुंचा जा सकता है। पसीना पसीना होते हुए पहुंचिए तो नर्मदा की अमृत बूंदें फिर हमें तरोताज़ा कर देती हैं। लेकिन ऊपर ऊर्ध्वाधर आड़ी चट्टानों में लटके मधुमक्खियों के छत्रों ने हमें भयभीत कर दिया। उल्लास और भय के बीच ही मधु का निवास है, किंतु भयभीत होकर ही इस मधु का पान किया जा सकता है। अमरकंटक ऐसा ही मधु क्षरित करता है अपनी बीहड़ता में। आगे है, कुछ तंत्र मंत्र साधकों ने यहाँ अपने स्थायी साधना स्थल भी बना लिए हैं। अमरकंटक का एकांत किसे नहीं लुभाता है। यह क्षेत्र एक तरह का सिद्ध क्षेत्र है, इसलिए इसके चतुर्दिक अनेक ऋषि मुनि अपनी साधना में रत रहे हैं। अनेक ऋषियों मुनियों के नाम से यहाँ अनेक ऐसे सिद्धाश्रम हैं जो जन आस्था के केंद्र हैं। तीर्थयात्री इन केंद्रों की यात्रा करते हैं और अमरकंटक की पावनता से परिचित ही नहीं होते, अपितु अपने भीतर भी इस भाव से भर उठते हैं। नर्मदाष्टक की ध्वनियों को अपने कर्ण कुहरों में बसाए। नर्मदाष्टक यानी नर्मदा की स्तुति के लिए अष्टक है, उसको नर्मदाष्टक की ध्वनियों को अपने कर्ण कुहरों यानी कानों के छेदों में बसाए। हम अमरकंटक से वापस हो रहे थे। हमारी जीप ढलानों की आड़ी तिरछी सीधी सर्पिल सड़क को रौंदती हुई पेंड्रा रोड की दिशा में गतिशील थी। तभी मार्ग में एक मंदिर दिखा। मंदिर के पास एक कुआं था। कुआं पर कुछ पनिहारी ने पानी भर रही थी। वे माई नर्मदा के गीत गा रही थी। यात्री को कुआं देखकर प्यास लगी। हम लोग नीचे उतरे, मंदिर के भीतर विराजे देवता के दर्शन किए। वहाँ उपस्थित साधुओं ने बताया कि यह जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। मंदिर के समानांतर ही एक कुंड था। यही कुंड ही जोहिला का जन्म स्थान है। जोहिला के उस कुंड में बहुत थोड़ा सा जल था। आगे धार सूख गई थी। जोहिला का प्रवाह आगे सोन में संगम करती है। अमरकंटक का प्राकृतिक सौंदर्य उसे प्राकृतिक तीर्थ की तरह ही उपाख्यापित करता है। इसलिए इसकी निसर्ग माने प्राकृतिक महिमा उसे अलौकिक बनाती है। किंतु यह क्षेत्र लोक और शास्त्र की आंखों से निहारने पर ही अपनी संपूर्णता में प्रकट होता है और अपनी सिद्धि भावना को विस्तरित करता है। अभी भी यहाँ के जंगलों में पहाड़ों में हठयोगी मिल जाते हैं। हम लोगों ने अनेक जटिल और कठिन आसनों को लगाने वाले हठयोगी इस प्रकृत भूमि पर देखें।
तीर्थ की सहजता ही उसे दिव्य भाव प्रदान करती है। यह दिव्यता यदि अमरकंटक में अभी भी विद्यमान है तो यह अमरकंटक की वानस्पतिक और भूभौतिक संरचना में भी तलाशी जा सकती है। अमरकंटक की मतलब वानस्पतिक और भूभौतिक संरचना में भी तलाशी जा सकती है। महाभारत में नर्मदा के स्रोत की चर्चा करते हुए इसके प्राकृतिक परिवेश की भी चर्चा की गई है। महाभारत में नर्मदा के स्रोत की चर्चा करते हुए इसके प्राकृतिक परिवेश की भी चर्चा की गई है। आम, पियंगू और बेल के पेड़ों से आच्छादित यह क्षेत्र अपनी हरितिमा के सौंदर्य से जनमन को आकर्षित करने वाला रहा है। इस नदी को प्रत्यक्ष स्रोता कहा गया है। प्रत्यक्ष स्रोता प्रियंग, वाम्र, वणोपेता, वानीर फल, मालिनी, प्रत्यक्ष स्रोता, नदी पुण्या, नर्मदा, तत्व भारत। यानी आर्या सप्तशती के कवि ने भी अमरकंटक से निस्सृता नर्मदा के प्यारे रूप का विवेचन अपनी कविताओं में किया है। मुक्तार वरई धावतु निपतत सहसा निम्न गावस्तु इत्यमेव नर्मदा मम वंश प्रभावंतु रूप रसा। आकाश मार्ग से नीचे आई त्रिपथगा गंगा भले ही आकाश गंगा, पाताल गंगा, मर्त्यलोक की भागीरथी गंगा लोगों की दृष्टि में महिमा मंडित हो, मुझे तो केश गुल्मों से अद्भुत सुस्वादु जल वाली नर्मदा ही प्रिय है। कालिदास ने अपने ग्रंथों में नर्मदा के उत्स वनों का जो मानवीकरण किया है वह तो काव्य की उपलब्धि भी है और नर्मदा के सौंदर्य का असीमित वर्णन भी है। प्राकृत और अपभ्रंश के कवियों ने भी आम्रकूटनी नर्मदा का वर्णन सरसता के साथ किया है। आम, बहला, वणाल, मोहला, जरम, कुणो, जलम, शिशिरम, यानी आणवा, वारिणम, वी, रेवाई, तटवी, अंकी, गुणावी, केवी। अमरकंटक स्मृतियों की भूमि है, स्मृतियों की चुवन की भूमि है, इसलिए यह स्मृति शल्य बहुत दिनों तक हृदय में धसा रहता है और बार बार अमरकंटक की यात्रा करने के लिए प्रेरित करता रहता है। हमारी यात्रा तो समाप्त हो गई, किंतु अमरकंटक से निश्चित होने वाली नर्मदा ने हमें एक नया जीवन दिया। विपरीत से विपरीत को पार करने की ताकत हमें अमरकंटक से निकलने वाली एक सीधी सादी नदी ने अपने वेगवान आचरण से दी है। अमरकंटक, हम फिर आएंगे। तुम्हारी आत्मीयता प्रकृति की आत्मीयता है जिसमें हमारी उपस्थिति उतनी ही ऊंची है जितनी तुम्हारी शैल श्रृंग मालाएँ हैं। हमारी हिम्मत उतनी ही अडिग है जितनी नर्मदा की पतली सी धार की कटान है जो खड़ी प्रस्तरी ऊंचाइयों को भी झुका देती है। अमरकंटक, तुमसे हमने निर्भीकता पाई है। एकांत की साथी बनकर हमारी निर्भीकता हमें जो शक्तियाँ देती हैं, निर्भीकता में जो शक्तियाँ देती है वे लोक में सिद्धियों का विकल्प बन जाती है। अमरकंटक, तुम्हें प्रणाम। यह था कक्षा 10वीं का जो पाठ था, लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा, वो अंत होता है। धन्यवाद।